गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम लोग दैट इज स्टार्ट करने वाले चैप्टर नंबर 5, दैट इज इनसाइड द एटम। अब ये एटम के जो चैप्टर, जो फिफ्थ चैप्टर है, इसमें हम लोग मेन क्या करेंगे, जो डिफरेंट साइंटिस्ट जिन्होंने थियोरीज दिया है उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे एंड लास्ट में हम लोग सीखेंगे कि एटम का स्ट्रक्चर मेन कैसा है। ये हम लोग मेन ये चैप्टर में करने वाले। तो हम लोग को सबसे पहला जो थियोरी पढ़ना है दैट इज क्या, डाल्टन्स एटॉमिक मॉडल। यहाँ पे मेन सबसे पहले क्या बताया गया कि जो भी आप नेचर में सब्सटेंस देखते हो, मैटर देखते हो, इट इज मेड अप ऑफ, क्या बोला गया यहाँ पे, टाइनी क्या है, एटम्स। और ये एटम्स क्या बोला गया, इनडिविजिबल। ना व्हाट डू यू मीन बाय इनडिविजिबल? हम लोग ये एटम को आगे जाके और ऐसे छोटे पार्टिकल्स में हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते, इसको बोलते इनडिविजिबल। व्हाट डू यू मीन बाय इनडिस्ट्रक्टिबल? कि हम लोग यहाँ पे एटम को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय करके ऐसा पाउडर वगैरह हम लोग बना नहीं सकते। तो एटम क्या है, दैट इज इनडिविजिबल। इनडिविजिबल मतलब उसको डिवाइड नहीं कर सकते। और क्या रहेगा, इनडिस्ट्रक्टिबल मतलब उसको हम लोग तोड़ के और छोटा नहीं कर सकते। सेकेंड, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स क्या रहेगा, अलाइक। इसका मीनिंग क्या है? तो लेट्स से मैं यहाँ पे क्या बना रहा हूं, एल्यूमिनियम का मेरे पास क्या है, एक ब्लॉक है यहाँ पे। और ये ब्लॉक को मैं क्या कर रहा हूं, जूम करके इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू इसके अंदर के इलेक्ट्रॉन्स देख रहा हूं। तो ये सारे इलेक्ट्रॉन्स जो रहने वाले, ये सब कैसे दिखेगा, एक दूसरे के जैसे क्या दिखने वाले, सेम दिखने वाले। ये सारे जो एटम्स रहेगा ये एक दूसरे के जैसा क्या दिखेगा, सेम दिखेगा। अब आगे क्या बोला है, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स क्या रहेगा, डिफरेंट। एंड उनका मास भी क्या रहेगा, डिफरेंट। तो लेट से मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं, एक आयन का सेम ऐसे एक ब्लॉक ले रहा हूं एंड इसको भी मैं क्या कर रहा हूं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू जूम कर रहा हूं। पहली चीज तो क्या नोटिस होगा, इसका जो एटम का साइज रहेगा ये क्या रहेगा, स्लाइटली लार्जर रहेगा। किससे, दैट इज एल्यूमिनियम से। तो सेम एलिमेंट का एटम क्या रहेगा, देखो सेम है, लेकिन डिफरेंट एलिमेंट्स का एटम क्या रहेगा, डिफरेंट। दूसरा एक और चीज, मास डिफरेंट है। तो आयन जो रहता है इसका जो मास कितना है, दैट इज 56। जो एल्यूमिनियम है इसका मास यहाँ पे कितना होगा, दैट इज 27। लास्ट में एटम क्या है बोला गया, एक हार्ड सॉलिड स्पीयर। एक स्पीयर, स्पीयर मतलब क्या, जैसे कि आप बॉल देखते हो उसको हार्ड सॉलिड क्या बोलते हैं, स्पीयर। एटम के अंदर कुछ भी नहीं है, इसके लिए उसको क्या बोला गया, नो इंटरनल स्ट्रक्चर। मतलब एटम एक क्या, हार्ड सॉलिड पूरा भरा हुआ है, इसके अंदर कोई भी स्ट्रक्चर आपको मिलेगा नहीं। लास्ट क्या बोला गया, कि मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहने का मतलब क्या है, कि एटम का, अभी जैसे कि आगे की थियरी से हम लोग पढ़ेंगे कि एटम का मास कहाँ पे रहेगा, उसके सेंटर में रहेगा। इसके सराउंडिंग में किधर भी उसका मास नहीं रहेगा, ऐसा बोला है। लेकिन डाल्टन ने क्या बोला, कि एटम का मास पूरे एटम पे क्या डिस्ट्रीब्यूटेड है। कैसे, यूनिफॉर्मली। आई होप ये थियोरी क्लियर है। तो क्वाइट इजी, एक और बार हम लोग रिपीट करते। मैटर किसका बना हुआ है, एटम्स। एटम्स क्या है, इनडिविजिबल एंड इंडिस्ट्रक्टिबल। एटम्स सेम एलिमेंट्स का क्या रहेगा, अलाइक। एटम्स डिफरेंट एलिमेंट का क्या रहेगा, डिफरेंट। और उनका मास भी क्या रहने वाला है, डिफरेंट। नेक्स्ट, एटम क्या रहेगा, एक हार्ड सॉलिड क्या रहेगा, स्पीयर, जिसके अंदर क्या रहेगा, कोई भी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट नहीं रहेगा। लास्ट, एटम का जो मास है ये क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, किसके ऊपर, थ्रू आउट द एटम। तो ये कंप्लीट करते हैं हम लोग का डाल्टन्स एटॉमिक मॉडल। अब डाल्टन का कुछ पॉइंट्स थे। क्या क्या पॉइंट्स था, कि सबसे पहले एटम का कोई इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं है, उसका मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, एंड एटम को और छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड नहीं कर सकते। ये जो तीन पॉइंट्स है, डाल्टन ने क्या बताया, इसको रॉन्ग बताया। एंड इसको, ये तीन जो पॉइंट्स है, इनको करेक्ट किसने किया, तो उसके दो स्टूडेंट्स जो थे, एक दैट इज जे जे थॉमसन एंड कौन है, रुदरफोर्ड। वो क्या करता है, ये थ्योरी को और करेक्ट करने का क्या करता है, ट्राई करता है। तो अभी हम लोग नेक्स्ट करेंगे, दैट इज जे जे थॉमसन। ओके, अब ये थियोरी में क्या बोला गया, कि जो पॉजिटिव चार्ज देख भी सकते हो यहाँ पे, जो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे दिया गया है, ये पूरे एटम के ऊपर क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। मतलब पॉजिटिव चार्ज पूरे एटम के ऊपर रहेगा, पहला। दूसरा, नेगेटिवली चार्ज जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं ये क्या रहेगा, फिक्स्ड रहेगा। फिक्स्ड एम्बेडेड वर्ड वहां पे दिया है। एम्बेडेड वर्ड का मीनिंग क्या है, फिक्स्ड रहेगा।
किसके अंदर, एटम के अंदर। वो मूव ही नहीं करेगा, वो वैसे ही अपने जगह पे रहेगा ऑल थ्रू आउट जब तक वो एटम रहेगा। आगे इसके वजह से क्या है, ध्यान सुनना, जो डिस्ट्रीब्यूटेड पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूटेड जो नेगेटिव चार्ज है, वो क्या करेगा, एक दूसरे को क्या कर देगा, बैलेंस कर देगा। एंड बैलेंस करने की वजह से अगर प्लस यहाँ पे कितना है 10, माइनस यहाँ पे कितना है 10, +10 -10 कैंसिल आउट होके कितना होता है 0। इसके वजह से एटम के ऊपर क्या रहेगा, कोई चार्ज नहीं रहेगा, और वो क्या रहेगा, इलेक्ट्रिकली क्या रहने वाला है, न्यूट्रल। फिर उसने ये जो नेगेटिवली चार्ज का नाम उसने क्या दिया, इलेक्ट्रॉन। इसका उसने वजन क्या बोला, कि वो क्या रहेगा, हाइड्रोजन एटम का जो वेट रहेगा उससे क्या रहेगा, 1800 से जब हम लोग डिवाइड करेंगे तब हमें क्या मिलेगा, इलेक्ट्रॉन का मास मिलेगा। ठीक है, तो शॉर्ट में एक और बार, पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है थ्रू आउट द एटम, मतलब एटम के ऊपर पूरा पॉजिटिव चार्ज है। नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स, ये क्या बोला गया, एम्बेडेड। एम्बेडेड मतलब क्या रहेगा, अंदर फिक्स्ड रहेगा। डिस्ट्रीब्यूटेड पॉजिटिव चार्ज, इसको बैलेंस कौन करता है, नेगेटिवली चार्ज कौन बैलेंस करता है, इलेक्ट्रॉन्स, जो यहां पे बताया गया। एटम जो है, जो पॉजिटिव चार्ज है और जो नेगेटिव चार्ज है, एक दूसरे को क्या कर देगा, बैलेंस करेगा। इसीलिए क्या होता है, एटम इज क्या बोलना है, इलेक्ट्रिकली क्या है, न्यूट्रल। डिस्ट्रीब्यूटेड पॉजिटिव चार्ज इज बैलेंस बाय नेगेटिवली चार्ज क्या है, इलेक्ट्रॉन्स, हेंस एटम क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एक और उसने पॉइंट बताया कि जो इलेक्ट्रॉन्स का जो वेट है, वो हाइड्रोजन एटम का वेट से कितना रहेगा, लेस रहेगा, कितने से, 1800 टाइम्स। इसे बेसिकली इसका मतलब क्या है, कि हाइड्रोजन एटम का वेट को जब हम लोग डिवाइड बाय 1800 करेंगे तब हमें क्या मिलेगा, इलेक्ट्रॉन का वजन। एक शॉर्ट में लास्ट टाइम, पॉजिटिव चार्ज क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है थ्रू आउट द एटम। नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स क्या रहते हैं इसके अंदर, एम्बेड। एम्बेड मतलब फिक्स होता है। डिस्ट्रीब्यूटेड पॉजिटिव चार्ज, इसको बैलेंस कौन करता है, डिस्ट्रीब्यूटेड या नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स इसको बैलेंस करता है। इसकी वजह से एटम क्या होता है, न्यूट्रल। मैं आपको समझाया इधर, +10 -10 क्या होगा, एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा। फिर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, इसका नाम क्या था, इलेक्ट्रॉन, और इसका वेट क्या रहेगा, इट इज 1800 टाइम्स क्या है, लेसर देन हाइड्रोजन एटम। इसका मतलब मैंने तो समझा है कि डिवाइड बाय क्या होगा, 1800 होगा। यहाँ पे आप गिन भी सकते हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, यहाँ पे 2, यहाँ पे टोटल कितना हो गया, 4, 6 और 9। यहाँ पे भी आप गिन सकते हो, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है, 3, 3 और 3, 9। 9 इलेक्ट्रॉन्स किसको बैलेंस कर रहा है, 9 पॉजिटिव चार्जेस को बैलेंस कर रहा है। तो एटम एज अ होल क्या रहेगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अब इसके आगे दैट इज कौन था, दैट इज रुदरफोर्ड। वो क्या करता है, ये जो थियरी है इसको भी क्या करता है, स्लाइटली रॉन्ग प्रूव करता है। कैसे, वो हम लोग अभी आगे पढ़ने वाले। ओके, अब यहाँ पे रुदरफोर्ड का जो मॉडल था, अब एक्सपेक्टेड क्या था रुदरफोर्ड के थियरी के अकॉर्डिंग, कि सबसे पहले अगर जे थॉमसन ने क्या बोला था, कि यहाँ पे एटम के अंदर कोई भी पॉजिटिव चार्ज पूरा क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है ऑल थ्रू आउट। तो अगर इसके अंदर मैंने कोई भी पार्टिकल पास किया होता, तो वो क्या होता, बिना डिफ्लेक्शन, बिना डिफ्लेक्शन मतलब ऐसे स्ट्रेट क्या होगा, इसके थ्रू क्या होगा, पार होगा। लेकिन देख रहा है इधर कैसे जाना चाहिए, ऐसे स्ट्रेट जाएगा, और यहाँ पे बीच में क्या होगा, वो अल्फा पार्टिकल क्या बनाएगा, स्पॉट बनाएगा। ठीक है, ये इसको एक्सपेक्टेड था, क्योंकि वो थॉमसन का स्टूडेंट था। तो वो सिर्फ क्या कर रहा था, उसका जो एटॉमिक थियरी है उसको क्या कर रहा था, और बेटर करने का ट्राई कर रहा था। लेकिन हुआ क्या, जब एक्सपेरिमेंट किया गया तो स्ट्रेट लाइन आने के बदले यहां पे क्या हो गया, ये जो पार्टिकल्स है ऐसे दूर दूर स्पेस, आप देख भी सकते हो, यहाँ पे मैक्सिमम पार्टिकल्स क्या हो गया, ऐसे साइड मतलब एकदम सामने आ गया। कुछ पार्टिकल्स जो थे वो कुछ ज्यादा ही एंगल्स में क्या हो गया, यहाँ पे डिफ्लेक्ट हो गया। तो उससे उसको दो तीन चीजें समझ में आया। सबसे पहले उसको क्या समझा, कि पॉजिटिव चार्ज जो न्यूक्लियस है, ठीक है, उसने उसका नाम क्या दिया, न्यूक्लियस। वो कहां पे रहेगा, बोला गया एट द सेंटर ऑफ द एटम रहेगा। थॉमसन ने क्या बोला, पॉजिटिव चार्ज पूरे इस पे है। लेकिन रूदरफोर्ड के ये एक्सपेरिमेंट के बाद उसको दिमाग में क्या आया, कि पॉजिटिव चार्ज कहां पे रहेगा, एग्जैक्टली सेंटर में। क्योंकि अगर पॉजिटिव चार्ज पूरे इस पे डिस्ट्रीब्यूटेड रहता तो स्पॉट सीधा सामने आना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्या हुआ एग्जैक्टली, सारे स्पॉट्स जो है एकदम डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स पे बन रहे थे। तो सबसे पहले चीज ये समझा।
दूसरा उसको एक चीज समझा कि ये एकदम ज्यादा जो डिफ्लेक्शन हो रहा है, ये सिर्फ दो ही रेस के हो रहे हैं आउट ऑफ द 10,000 जिसने जितना उसने डाला, उसमें से दो ही रेस है जो क्या हो रहे दूर जा रहे हैं। तो उससे सो क्या समझा कि मैक्सिमम जो जगह रहता है एटम के अंदर वो क्या है, एम्प्टी स्पेस है। एम्प्टी स्पेस रहने की वजह से क्या हो गया, वो जो लाइंस है वो क्या हो रहा है एग्जैक्टली स्ट्रेट जा रहा है। इसके लिए मोस्ट ऑफ द रेस जो दिख रहा है आपको, ये क्या हो रहा है एग्जैक्टली सामने बन रहा है, एक दो रे बस बन रहा है। उससे इसको क्या समझा कि जो एटम के बीच में क्या रहने वाला है, दैट इज न्यूक्लियस रहेगा, और उसका चार्ज क्या रहेगा पॉजिटिव, एंड मैक्सिमम जो जगह रहने वाला है वो क्या रहेगा एम्प्टी स्पेस रहेगा। आई होप ये पार्ट क्लियर है। अब हम लोग क्या करने वाले, उसका जो एक्सपेरिमेंट था उसको हम लोग मेन क्या करने वाले, इसका कंस्ट्रक्शन हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहले इसका जो दैट इज एक्सपेरिमेंट था उसका कंस्ट्रक्शन देखते हैं। सबसे पहले उसने क्या किया, एक थिन गोल्ड फॉइल, आप यहाँ पे देख सकते हो, एक थिन गोल्ड फॉइल को यूज किया है, जिसका थिकनेस कितना था 10⁻⁻⁴ मिलीमीटर। इसका एग्जैक्ट मतलब क्या है मैंने साइड में समझा है, 1 डिवाइड बाई 10,000। तो आप समझ सकते हो ये कितना छोटा नंबर रहेगा, बहुत पतला। 1 मिलीमीटर आप अपने स्केल में देख सकते हो कितना रहेगा, वो मिलीमीटर को आप 10,000 हिस्सों में डिवाइड करो, उतना पतला था ये दैट इज गोल्ड फॉइल। उसके बाद उसने क्या किया, उसको बॉम्बार्ड किया किसके साथ, अल्फा पार्टिकल्स के साथ, वो भी पॉजिटिवली चार्ज। अल्फा पार्टिकल्स है क्या, दैट इज ये हीलियम का क्या रहता है एटम रहता है, जिसमें क्या रहते हैं इसके दोनों जो इलेक्ट्रॉन्स जो घूम रहे थे उसको हमने क्या किया बाहर निकाल दिया। यूजुअली क्या रहता है हीलियम के इसमें क्या रहता है, यहाँ पे क्या रहता है दो इलेक्ट्रॉन जैसे इसके सराउंडिंग में क्या रहते हैं घूमते रहते हैं। तो हीलियम 2+ का मतलब क्या है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है गायब हो रहे हैं। इसकी वजह से इसके ऊपर क्या हो रहा है, दो पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। ठीक है, ये जो सेंटर में बना है इसका न्यूक्लियस है, ये हम लोग आगे के देखेंगे। फिर पाथ ऑफ अल्फा रेस चेक करने क्या यूज किया गया, ये फ्लोरोसेंट स्क्रीन आप देख सकते हो ग्रे कलर का जो है, ये क्या है फ्लोरोसेंट स्क्रीन। अब ये फ्लोरोसेंट स्क्रीन क्या करता है, जैसे उस पर अल्फा पार्टिकल जाके टकराता है, वो क्या फॉर्म करेगा, ऐसे एक स्पॉट फॉर्म करेगा। ठीक है, क्या करेगा, एक स्पॉट फॉर्म करता है। और ये जो स्क्रीन जो बना था ये किसका बना था, जिंक सल्फाइड। तो जैसे उस पे अल्फा पार्टिकल हिट करेगा, वो क्या फॉर्म करता है, एक स्पॉट फॉर्म करता है। जैसे ये फॉइल को, सॉरी, जैसे ये स्क्रीन को हम लोग अंधेरे में रखेंगे, आपको क्या दिखेगा, ये स्पॉट्स दिखता है। ठीक है, एक और बार, थिन गोल्ड फॉइल जिसका थिकनेस कितना था, दैट इज 10⁻⁻⁴ मिलीमीटर। कैसे बॉम्बार्ड किया, उसके अंदर पॉजिटिवली चार्ज अल्फा पार्टिकल्स। अल्फा पार्टिकल्स है क्या, ये हीलियम 2+ है, हीलियम एटम जिसमें से हमने क्या किया, उसके दो इलेक्ट्रॉन्स को हमने निकाल दिए। पाथ ऑफ अल्फा रेस चेक करने के लिए क्या यूज किया गया, एक फ्लोरेसेंट स्क्रीन यूज किया गया। फ्लोरेसेंट मतलब क्या, जिसपे क्या होगा स्पॉट्स फॉर्म होगा जब उस पे क्या होगा अल्फा पार्टिकल टकराएगा। ठीक है, किसके अराउंड, गोल्ड फॉइल के अराउंड। क्या क्या ऑब्जर्वेशन उसने देखा, तो यहाँ पे मैंने बताया है। सबसे पहले जो स्मॉल नंबर मतलब 20,000 में से आप पकड़ सकते हो, दैट इज 10,000 अराउंड, जो अल्फा रेस थे, अल्फा पार्टिकल्स थे, वो कैसे डिफ्लेक्ट हुए थे, स्मॉल एंगल से क्या था डिफ्लेक्टेड था। फिर यहां पे आप नोटिस कर सकते हो अराउंड कुछ तो 2,000 3,000 जो थे, जो इवन स्मॉल नंबर क्या, 10,000 से और कम जो अल्फा पार्टिकल्स जो थे, वो क्या था डिफ्लेक्टेड हुआ, लेकिन किससे, एक लार्ज एंगल देख भी सकते। यहाँ पे एंगल अराउंड कितना है, 10 से लेके 20 डिग्री है। इधर ये जो एंगल है कितना डिग्री है, अराउंड 90 डिग्री है, ये बहुत बड़ा एंगल है। और एक जो था दिख रहा है यहाँ पे, ये एक पार्टिकल जो दिख रहा है, ये एक पार्टिकल, ठीक है, ये क्या किया बोला गया, बाउंस बैक किया बोला गया वापस ओरिजिनल पाथ में। ठीक है, तीन ऑब्जर्वेशन देखा। एक स्मॉल नंबर जो है कैसे डिफ्लेक्ट हुआ बोला गया, स्मॉल एंगल से, देख सकते हो यहां पे। उससे भी छोटा नंबर क्या हो गया, डिफ्लेक्ट हुआ एक लार्ज एंगल पे, यहां पे देख सकते हो ये वाला जो है, ये वाला जो है, ये कैसे डिफ्लेक्ट हुआ बोला गया, लार्ज एंगल पे डिफ्लेक्ट हुआ, मोर देन 90 आप पकड़ सकते हो। एक जो था, एक जो रे था, एक सिंगल रे आउट ऑफ 20,000 जो रेस उसने पास किया, वो एक जो रे था, वो क्या किया, सेम पाथ को क्या किया, दैट इज फॉलो, या बाउंस बैक टू क्या बोला है, ओरिजिनल पाथ। अब हम लोग जाते, तो ये इसने ऑब्जर्वेशन देखने के बाद क्या क्या कंक्लूजन्स लिया। तो क्या क्या कंक्लूजन्स थे, सबसे पहले लार्ज नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स जो है वो कैसे गया, स्ट्रेट गया।
ठीक है। इसका मतलब क्या है? कोई मतलब ये देखो, जैसे कि अभी आप समझो ऐसा एक रोड है आपके पास, इसमें कोई गड्ढे नहीं है, ठीक है, ऐसा हाईवे है। ओके। तो कार्स कैसे जाएंगे? कार्स एकदम क्या जाएंगे, ऐसे स्ट्रेट जाएंगे। क्यों? कि यहाँ पे क्या ऑब्स्टिकल्स नहीं। तो रुदरफोर्ड भी ये कंक्लूजन किया कि लार्ज नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स जो है वो क्या हो गया, एकदम स्ट्रेट गया। ठीक है, बिना कोई मतलब उसका पाथ को चेंज किए एकदम स्ट्रेट गया। इसका मतलब क्या था? कि कोई भी ऑब्स्टिकल नहीं था किसमें, पाथ में। मतलब मोस्ट ऑफ एटम जो है वो क्या है, एम्प्टी स्पेस है। फिर आगे, आगे क्या हो गया, स्मॉल नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है वो क्या हो गया, डिफ्लेक्ट हुआ स्मॉल और लार्ज एंगल में। इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर क्या हो गया, एक ऑब्स्टिकल है। जैसे कि आप जा सकते हो, जैसे कि रोड में भी आपने देखा रहेगा, कभी क्या रहता है ऐसे, रोड्स में ऐसे छोटे छोटे क्या रहते हैं, गड्ढे रहते हैं। तो बाइक्स वगैरह रहते हैं, वो क्या करते हैं, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा जाता है, और वो क्या करता है, होल्स को क्या करता है, डॉच करके जाता है। ये तो स्मॉल एंगल हो गया। अभी आप टर्निंग्स पे देखते हो, स्पेशली आप कभी घाट रीजन में कभी गए रहेंगे, इधर पूरा क्या रहता है, ऐसा खाई रहता है। तो कार जब जाता हो क्या करता है, अपना पूरा एंगल को क्या कर देता है, बदल देता है। वो ये कब होता है, जब क्या रहता है, कोई भी चीज क्या करता है, ऑब्स्टिकल फेस करता है। तो वैसे ये भी अल्फा पार्टिकल्स क्या किया रहेगा, ये डिफ्लेक्ट हुआ स्मॉल और लार्ज एंगल से। क्यों? क्योंकि उनके लिए क्या मिला रहेगा, कुछ ना कुछ उनको ऑब्स्टिकल मिला रहेगा, किसमें, उसके पाथ में। अभी अभी बहुत जन के दिमाग में सारे कि डिफ्लेक्ट क्यों हो रहा है, वो भी समझते। तो ध्यान से सुनना, अल्फा पार्टिकल जो है, इसका जो चार्ज है कितना है, पॉजिटिव चार्ज है। और जो न्यूक्लियस है उसका भी चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव। हमने पढ़ा है क्या, कि लाइक चार्जेस ये एक दूसरे को क्या करता है, रिपेल करता है। तो जैसे ये हीलियम पार्टिकल ये पॉजिटिव चार्ज के पास आएगा, वो क्या होने ट्राई करेगा, उससे दूर मूव करने का क्या करेगा, ट्राई करेगा। ठीक है, आई होप ये पार्ट क्लियर है। डिफ्लेक्ट हो क्यों रहा है, इसका भी चार्ज पॉजिटिव, न्यूक्लियस का चार्ज भी पॉजिटिव, इसलिए क्या हो रहा है, डिफ्लेक्ट हो रहा है। आई होप ये पार्ट अच्छे से आपको क्लियर है। तो इसका क्या मतलब, उसने क्या कंक्लूजन किया, कि जो पॉजिटिव चार्ज है या जो हैवी पार्ट रहता है एटम का, वो कहाँ पे प्रेजेंट रहता है, दैट इज एटम के सेंटर में क्या है, प्रेजेंट है। एक और बार क्या क्या कंक्लूजन था, लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है वो स्ट्रेट गया। स्ट्रेट जाने का मतलब क्या है, कि उनको क्या मिला, नो ऑब्स्टिकल मिला उसके पाथ में। इसका क्या कंक्लूजन था, कि एटम में लार्ज स्पेस क्या है, एम्प्टी है, एम्प्टी स्पेस का बना हुआ है। सेकेंड, स्मॉल नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो था वो क्या हो गया, डिफ्लेक्ट हुआ स्मॉल और लार्ज एंगल में। कब कोई चीज स्मॉल और लार्ज एंगल पे डिफ्लेक्ट होता है, हमने रोड का एग्जांपल देखा था, जब वो क्या फेस करता है, एक ऑब्स्टिकल फेस करता है। अब वो डिफ्लेक्ट क्यों हो रहा है, आपको जस्ट पता रहना चाहिए। हीलियम अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज, न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज, लाइट चार्जेस एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा। इसीलिए वो क्या होता है, डिफ्लेक्ट होता है। तो उससे उसने लास्ट में ये कंक्लूड किया, एटम में एम्प्टी स्पेस तो बहुत सारा है, लेकिन जो पॉजिटिव चार्ज जो रहता है, हैवी पार्ट जो रहता है, वो कहाँ पे रहने वाला है, एटम के कहाँ पे प्रेजेंट रहेगा, सेंटर में प्रेजेंट रहेगा। तो उसने अपना प्लानिटरी मॉडल बनाया रुदरफोर्ड ने। तो ये प्लानिटरी मॉडल का क्या क्या था, दैट इज फीचर्स। सबसे पहले उसने क्या बोला, पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस एटम के कहाँ पे प्रेजेंट है, बोला उसके बीच में, सेंटर में। सेकेंड, पूरा जो एटम का मास है वो कहां पे रहेगा, बोला गया अराउंड द न्यूक्लियस रहेगा। मैक्सिमम जो भी मास है इस कॉन्सेंट्रेटेड कहां पे, अराउंड द न्यूक्लियस। फिर इलेक्ट्रॉन्स जो है ये क्या होता है, रिवॉल्व होता है किसके अराउंड, बोला गया न्यूक्लियस के अराउंड क्या होता है, ऐसे घूमते रहता है, बोला। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, द टोटल नेगेटिव चार्ज ये इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, उसको बैलेंस कौन करता है, टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन न्यूक्लियस। इसकी वजह से एटम क्या रहेगा, इलेक्ट्रिकली क्या रहने वाला है, न्यूट्रल। लास्ट आप नोटिस भी कर सकते हो, देर इज क्या, एम्प्टी स्पेस। किसके बीच में एम्प्टी स्पेस है, न्यूक्लियस एंड किसके बीच में, इलेक्ट्रॉन्स के बीच में। ये था इसके 5 पॉइंट्स। एक और बार, क्या बोला गया, पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस कहां पे प्रेजेंट है, सेंटर ऑफ द एटम। दूसरा क्या है, एंटायर मास कहां पे कॉन्सेंट्रेटेड है, न्यूक्लियस के अराउंड। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन्स क्या है, नेगेटिवली चार्ज है, और वो रिवॉल्व होता है अराउंड द न्यूक्लियस। नेक्स्ट, टोटल नेगेटिव चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, उसको बैलेंस कौन करता है, टोटल पॉजिटिव चार्ज कहां पे, न्यूक्लियस के ऊपर। लास्ट क्या है, एम्प्टी स्पेस। आप नोटिस भी कर सकते हो, यहाँ पे बहुत सारा खाली जगह है।
एम्प्टी स्पेस है किसके बीच में? दैट इज न्यूक्लियस एंड रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स के बीच में। आई होप ये पार्ट अच्छे से क्लियर है। अब जाते आगे। अब ये मॉडल का प्रॉब्लम क्या था? अब जब भी क्या होता है, कोई इलेक्ट्रॉन रोटेट होता है। अब जैसे कि लेट से आपको बोला गया दैट इज हम लोग का क्लास यहाँ पे है एंड हमारे सराउंडिंग में दैट इज कैसे एक रोड है जो ऐसे घूम के आता है, और आपको बोला गया है क्या करने के लिए? साइकिल करने के लिए। ठीक है, आप तेजी से क्या करोगे? साइकिल करोगे। आपको बोला है 10 राउंड मारने। क्या होगा? कोई इंसान स्टार्टिंग का 2 राउंड जो है क्या करेगा? अच्छे जोर से मारेगा। देन जैसे वो थर्ड से लेके फिफ्थ राउंड तक जाता है, वो क्या करता है? एकदम स्लोली पैडल करता है। जैसे वो क्या होता है 10th राउंड तक पहुंचता है, वो इंसान क्या करता है? वापस क्या होगा? क्लास में आ जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन का भी सेम हालत है। जब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? रोटेट करेगा किसके अराउंड? न्यूक्लियस के अराउंड। होगा क्या? वो अपना एनर्जी क्या करेगा? लूज करेगा। और धीरे धीरे करके क्या होगा? उसका पाथ क्या होगा? ऐसे छोटे छोटा होते रहेगा एंड लास्ट में आके वो कहाँ पे आके टकराएगा? दैट इज न्यूक्लियस पे आके क्या होगा? टकरा देगा। उसकी वजह से क्या होगा? जो दैट इज रुदरफोर्ड का मॉडल था, वो क्या था? क्वाइट अनस्टेबल था। ठीक है, तो ये जो प्रॉब्लम था, ये इलेक्ट्रॉन अपना एनर्जी लूज करने वाला जो प्रॉब्लम है, उसको किसने सॉल्व किया? दैट इज नील बोर ने सॉल्व किया। तो अभी हम लोग करेंगे दैट इज बोर्स एटॉमिक मॉडल। ओके, अब आते हैं यहाँ पे बोर्स एटॉमिक मॉडल पे। तो इसने क्या बोला कि जो इलेक्ट्रॉन है ये रिवॉल्व होता है किसके अराउंड? एटॉमिक न्यूक्लियस। किसने बोला है? कॉन्सेंट्रिक सर्कल। नाउ व्हाट डू मीन बाय कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स? तो यहाँ पे लेट से मैंने क्या बनाया? एक सेंटर बनाया। ओके, ये हमारा क्या होएगा? पहले सर्कल का क्या रहेगा? सेंटर। तो लेट से हम लोग यहाँ पे क्या बना रहे? दूसरे सर्कल का क्या बना रहे? सेंटर बना रहे। तो उसका भी सेंटर क्या रहेगा? सेम। एक और एक लेट से सर्कल बना रहे, उसका भी सेंटर क्या है? सेम। तो ऐसे टाइप के सर्कल्स को आप क्या बोलते हो? कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। कॉन्सेंट्रिक सर्कल आर सर्कल्स उस सेंटर्स क्या रहेगा? सेम रहेगा, लेकिन जस्ट उसका रेडियस क्या रहता है? डिफरेंट रहता है। ये हो गया सबसे पहला। तो इलेक्ट्रॉन किसमें रिवॉल्व करता है? एटॉमिक न्यूक्लियस जो है इसके अराउंड क्या होता है? सर्कुलर ऑर्बिट्स में क्या करता है? रोटेट करता है। कैसे टाइप के सर्कल्स में? कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में। अब जब एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है? एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में क्या करता है? घूमते रहता है। दैट इज लेट्स से इधर घूमेगा, या लेट्स से एक इलेक्ट्रॉन ये वाले ऑर्बिट में घूमेगा, या लेट्स से एक इलेक्ट्रॉन इधर घूमेगा। तो जब वो तक वो घूमते रहने वाला है, उसका एनर्जी क्या रहेगा? बोला गया सेम रहेगा। तो यहाँ पे इसका एनर्जी कितना रहेगा? 10 जूल। लेट्स से एक्स से पकड़ते, यहाँ पे इसका एनर्जी लेट्स से कितना रहेगा? 20 जूल। और यहाँ पे इसका एनर्जी कितना रहेगा? 30 जूल। ठीक है, जब तक ये इलेक्ट्रॉन इसके अंदर घूमते रहेगा उसका एनर्जी कितना रहेगा? 10 जूल। जब तक ये इसके अंदर घूमते रहेगा उसका एनर्जी कितना रहेगा? 20 जूल। जब तक एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर घूमते रहेगा इसके अंदर एनर्जी कितना रहने वाला? दैट इज 30 जूल। आई होप ये 3 पॉइंट्स, ये 2 पॉइंट्स आपको क्लियर है। एक और बार, इलेक्ट्रॉन किस में रिवॉल्व होता है? एटॉमिक न्यूक्लियस। कैसे टाइप के? इसमें दैट इज कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर ऑर्बिट्स में रोटेट करता है। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या रहता है? कांस्टेंट। किसमें? एक ऑर्बिट के अंदर। जो भी ऑर्बिट में घूमता है उसके अंदर उसका एनर्जी क्या रहता है? कांस्टेंट। अब आते सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब रूदरफोर्ड ने यहाँ पे क्या बोला था कि एनर्जी क्या होते? बोला गया लॉस होते रहता है। ठीक है, एनर्जी क्या होगा? बोला गया इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे घूमेगा वो अपना एनर्जी क्या करेगा? लूज। तो इसके लिए बोर ने क्या बोला? अब ध्यान से सुनना। अब यट से यहाँ पे एनर्जी हमने कितना लिया था? 30। और यहां पे हमने एनर्जी कितना लिया था? 20। जब क्या होता है एक इलेक्ट्रॉन अपना एनर्जी लूज करता है, तो ध्यान से सुनो क्या बोल रहा हूं। जब एक इलेक्ट्रॉन घूम घूम के अपना एनर्जी क्या करेगा? लूज करेगा। तो वो क्या होगा? लेट से इसने क्या किया? ये इलेक्ट्रॉन ने क्या किया? दैट इज 10 जूल ऑफ एनर्जी को क्या कर दिया? लूज किया घूमने की वजह से। तो वो क्या होगा? वो जाएगा किधर? लोअर ऑर्बिट में। मतलब वो जंप करेगा कहां से कहा? हायर से कहां पे जाएगा? लोअर ऑर्बिट में जंप करेगा। ठीक है, आई होप ये पार्ट क्लियर है। जब क्या होता है वो क्या करता है? एनर्जी क्या करता है? लूज करता है। तब वो जाएगा हायर से लोअर। तो जब ये हायर से लोअर जाएगा तो वो क्या करेगा? वो एमिट करेगा एनर्जी। कितना जूल का एनर्जी रिलीज करेगा?
10 जूल का एनर्जी क्या करेगा रिलीज, किसके फॉर्म में रिलीज करेगा, फोटोन। फोटोन बेसिकली क्या रहता है, वो लाइट एमिट करता है। ये पहली चीज आपको समझ में आना चाहिए। सेम चीज लेट से क्या हो गया, दैट इज एक इलेक्ट्रॉन लेट से यहां पे घूम रहा था, कितने जूल में, दैट इज 20 जूल, और यहां पे कितना है, 30 जूल। ये घूमते घूमते इसने क्या किया, इसने एक क्या किया, रेडिएशन को क्या कर दिया, ऑब्जॉर्व। ये रेडिएशन का एनर्जी कितना था, दैट इज 10 जूल का रेडिएशन का एनर्जी इसने क्या किया, ऑब्जॉर्व किया। अब ये क्या करेगा, अब ये 20 से कितना बनेगा, 10 जूल एनर्जी इसने ले लिया। अब ये कितना बनेगा, दैट इज 30 जूल। तो जब ये 30 जूल का एनर्जी बन जाएगा, ये कहां पे जंप करेगा, हायर ऑर्बिट की ओर क्या करेगा, जंप। ओके, तो ये दो पॉइंट जरा अच्छे समझते। इलेक्ट्रॉन जंप्स कहां से कहा, इनर टू आउटर। कब, जब वो क्या करेगा, ऑब्जॉर्ब करेगा एनर्जी। इधर देखा, एनर्जी उसने क्या किया, ऑब्जॉर्ब। कितना एनर्जी ऑब्जॉर्ब करना चाहिए, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना था, डिफरेंस 10 जूल का एनर्जी का क्या था, डिफरेंस। अगर ये इलेक्ट्रॉन 9 जूल करेगा तो क्या ये जंप कर पाएगा, नहीं। क्या वो 12 जूल लेगा तो ये क्या ये जंप कर पाएगा, नहीं। जब वो एग्जैक्टली 10 जूल का एनर्जी को क्या कर लेगा, ऑब्जॉर्ब कर लेगा, तब वो क्या करेगा, लोअर से या इनर टू आउटर ऑर्बिट क्या करेगा, जंप। इलेक्ट्रॉन जंप्स कहां से कहा, आउटर टू इनर। कब ये आउटर टू इनर जाएगा, जब क्या करेगा, एमिट। एमिट मतलब एनर्जी रिलीज करेगा। कितना एनर्जी रिलीज करना चाहिए, इन दोनों के बीच के डिफरेंस के बराबर। यहां पे नोटिस हो रहा है, जब वो 30 से 20 जा रहा है तो क्या कर रहा है, 10 जूल ऑफ एनर्जी क्या कर रहा है, रिलीज। अभी एनर्जी किसके फॉर्म में रिलीज होता है, तो मैंने आपको यहाँ पे बताया, फोटोन। फोटोन बेसिकली क्या रहता है, लाइट या रेडिएशन भी आप पकड़ सकते हो। इधर भी एनर्जी किसके फॉर्म में ऑब्जॉर्व करता है, फोटोन या लाइट के फॉर्म में क्या करता है। तो यहां पे चलो वापस एक बार 4 पॉइंट्स करते। इलेक्ट्रॉन्स किसके अराउंड रिवॉल्व करता है, एटॉमिक न्यूक्लियस। किसमें लाई करता है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के अराउंड। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। किसमें बोला गया, एक ऑर्बिट के अंदर। जो ऑर्बिट में घूमेगा वहां पे उसका एनर्जी क्या रहने वाला है, फिक्स। अब जैसे मैंने बोला रुदरफोर्ड के मॉडल में क्या हो रहा था, एनर्जी लॉस हो रहा था, गेन हो रहा था, तो हम लोग उसके बारे में अभी डिस्कस करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, कहां से कहा, आउटर से इनर। जब वो बाहर से अंदर आएगा, बाहर का एनर्जी ज्यादा, अंदर का एनर्जी क्या है, कम। तो उसको कम एनर्जी वाले ऑर्बिट में जाना रहेगा, तो क्या करना पड़ेगा, एमिट करना पड़ेगा एनर्जी। या किसके फॉर्म में एमिट करेगा बोला गया, दैट इज ये एनर्जी रिलीज करेगा किसके फॉर्म में, दैट इज उनके बीच के डिफरेंस के जितना। और जब वो कहां से कहा जाएगा, इनर से आउटर। तो जब इनर से आउटर जाना पड़ेगा तो उसको क्या करना पड़ेगा, एनर्जी को अब्सॉर्ब करना पड़ेगा। किसके बराबर, एनर्जी डिफरेंस के बराबर। आई होप ये पॉइंट आपको ढंग से क्लियर है, कैसे समझा ये पार्ट अच्छे से। अगर आपको नहीं समझा तो जस्ट वीडियो को थोड़ा पीछे करो और वापस इसको जरा समझने का ट्राई कर लेना। अब हम लोग करने वाले एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर दो चीजों का बना है, एक न्यूक्लियस, दूसरा एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट का बना है। न्यूक्लियस नोटिस हो रहा है, ये जो ब्लैक कलर का रीजन है, ये क्या रहेगा, न्यूक्लियस। उसके बाहर का जो भी रीजन है वो क्या बोलते हैं हम लोग उसको, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। अब एक एक करके पहले हम लोग न्यूक्लियस के अंदर के सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में करेंगे, एंड देन एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्टिकल पार्ट के अंदर के जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स है उसको एक एक करके अभी करेंगे। ओके, तो सबसे पहले दैट इज क्या है, न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस क्या बोला गया, इट इज पॉजिटिवली चार्ज रहता है। एंटायर मास कहां पे कॉन्सेंट्रेटेड रहता है, न्यूक्लियस के अंदर। ये दो सब एटॉमिक पार्टिकल्स, सब एटॉमिक मतलब एटम्स के अंदर का जो इंटरनल स्ट्रक्चर से बनने वाला पार्टिकल्स है, वो कौन है, दो। एक है प्रोटॉन और दूसरा है न्यूट्रॉन। पहले प्रोटॉन, यहां पे दिख रहा है येलो कलर का जो पार्ट है, ये सारे क्या है, प्रोटॉन्स है। इनके ऊपर चार्ज क्या है, पॉजिटिवली चार्ज। रिप्रेजेंटेड बाय क्या, स्मॉल पी से रिप्रेजेंट किया जाता है। इनका चार्ज कितना रहता है, दैट इज +1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्या रहेगा, +1 इलेक्ट्रॉन। और वो कितना रहेगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 क्या होगा, कोलम। उसके बाद इसका मास जो रहेगा कितना रहेगा, 1 डाल्टन। और 1 डाल्टन आपको ये लिखना है तो ये लिख सकते हो, जो मैंने ब्रैकेट में डाला वो लिखना, वो लिखो, या जो वैल्यू लिखा वो लिखना, उतना भी काफी है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो रहता है किसके बराबर रहता है, एटॉमिक नंबर जेड ऑफ क्या बोला गया, एलिमेंट। दूसरा क्या है, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन क्या है बोला गया, इलेक्ट्रिकली क्या है, न्यूट्रल, मतलब उसका कोई चार्ज नहीं है। कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, स्मॉल एन से। जो टोटल नंबर ऑफ क्या रहता है, न्यूट्रॉन्स, ये किससे रिप्रेजेंट रहता है, कैपिटल एन से। मास किसके बराबर है बोला गया, 1 डाल्टन।
एंड ये किसके बराबर रहेगा, दैट इज मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर रहेगा। एक और बात, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल p, चार्ज कितना है 1 इलेक्ट्रॉन, मास किसके बराबर है 1 डाल्टन, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसके बराबर रहेगा, एटॉमिक नंबर ऑफ क्या बोला एलिमेंट। फिर आते हैं न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल सब एटॉमिक पार्टिकल है, रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल n, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को कैपिटल एन से बताते, मास किसके बराबर है 1 डाल्टन, और ये किसके बराबर है, मास ऑफ किसके, प्रोटॉन के बराबर। तो नेक्स्ट आते हैं एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट किसका बना है, इलेक्ट्रॉन्स एंड जो एम्प्टी स्पेस है किसके बीच में, न्यूक्लियस एंड रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा। एक और बात, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट किसका बना है, ये इलेक्ट्रॉन्स एंड जो एम्प्टी स्पेस है किसके बीच में, न्यूक्लियस, और आप नोटिस कर सकते हो यहाँ पे जो एम्प्टी स्पेस है न्यूक्लियस एंड रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, वो रहता है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। सबसे पहले है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या है बोला गया, नेगेटिवली चार्ज है, इसको रिप्रेजेंट कैसे किया गया, स्मॉल ई। चार्ज क्या रहता है इसका, -1 ई, इलेक्ट्रॉन का +1 ई था, इसका चार्ज क्या रहेगा, -1 ई। मास जो रहेगा क्या है बोला गया, 1800 टाइम्स क्या रहेगा, लेस देन रहेगा हाइड्रोजन एटम। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कहाँ पे मिलेगा, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में, वो किसके बराबर रहेगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो कहाँ पे रहेगा, न्यूक्लियस के अंदर। तो एटम एज अ होल क्या रहता है, इलेक्ट्रिकली क्या रहता है, न्यूट्रल। आई होप यहां तक क्लियर है। ओके, नेक्स्ट हम लोग करेंगे दैट इज किसके बारे में, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एलिमेंट। ओके। ओके, तो सबसे पहले चीज, इलेक्ट्रॉन्स का वजन कुछ ज्यादा ही कम रहता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स का वजन को हम लोग क्या करते हैं, एटॉमिक मास में काउंट नहीं करते। तो एटम का वजन किसके वजह से रहता है, उसके न्यूक्लियस के वजह से, दैट इज उसका प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स की वजह से। एटॉमिक मास नंबर का जो डेफिनेशन है वो क्या है, द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स किसमें, एक एटम में। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास नंबर करके बोलते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट आता है एटॉमिक नंबर जेड, जो टोटल नंबर ऑफ क्या रहता है, प्रोटॉन्स किसके अंदर, एक एटम के अंदर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। एटॉमिक नंबर क्या देता है, कोई भी एलिमेंट को क्या देता है, उसका आइडेंटिटी देता है। जैसे कि अगर बोला दैट इज 1 प्रोटॉन, ये किसका आइडेंटिटी है, हाइड्रोजन का। किसने अगर बोला दैट इज क्या, 11 प्रोटॉन्स, ये किसका आइडेंटिटी है, सोडियम का। किसने अगर बोला 13 प्रोटॉन्स, ये किसका आइडेंटिटी रहेगा, एल्यूमिनियम का। तो एटॉमिक नंबर जो रहता है, ये क्या देता है, कोई भी एलिमेंट को उसका आइडेंटिटी देता है। एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट कैसे किया था, यहाँ पे देख सकते हैं। ये एक्स क्या रहेगा, कोई भी एटम का क्या रहेगा, सिंबल। जैसे हाइड्रोजन रहेगा तो H, सोडियम रहेगा तो Na, एल्यूमिनियम रहेगा तो Al। इसके ऊपर का जो नंबर है ये इंडिकेट करेगा एटॉमिक मास नंबर। इसके नीचे का जो पार्ट है ये इंडिकेट करेगा उसका एटॉमिक नंबर इंडिकेट करेगा। जैसे यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल क्या दिया, 12 और 6। तो ये जो 12 है ये इसका क्या रहने वाला है, एटॉमिक मास नंबर रहेगा। ये जो 6 रहेगा ये इसका क्या रहेगा, एटॉमिक क्या रहने वाला है, दैट इज नंबर। ओके, अगर आपको पूछा है नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, तो आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली जेड जो रहेगा वो क्या बताएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन। अगर आपको पूछा है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पूछा है, तो आप क्या करोगे, एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट करो। जैसे कि कुछ एग्जांपल्स आपको देता हूं ताकि आपको ये बेटर समझ में आ जाए। ओके, अब ये सारे क्वेश्चंस में आपको सब कुछ ढूंढने बोला है। सबसे पहले ये ऊपर का जो पार्ट है ये इंडिकेट क्या करेगा, एटॉमिक मास नंबर। ये क्या इंडिकेट करेगा, एटॉमिक नंबर। तो किसने पूछा व्हाट इज द एटॉमिक मास, क्या बोलोगे, 27। व्हाट इज द एटॉमिक नंबर, आप क्या लिखोगे, दैट इज 13। किसने आपको बोला व्हाट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन आपको कहां से मिलेगा, जेड से, विच इज कितना होगा, 13। किसने आपको पूछा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, वो भी आप कितना बोलोगे, 13। किसने आपको पूछा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना है, तो कैसे करेंगे, 27 माइनस क्या करेंगे, 13, विच इज कितना होगा, दैट इज 14 होगा। वापस सेम चीज, यहाँ पे ये जो 23 है ये क्या होगा, ए। ये जो 11 है ये क्या रहेगा, दैट इज जेड। ओके, किसने अगर पूछा व्हाट इज द एटॉमिक मास, तो ये कितना होगा, दैट इज 23।
किसने अगर पूछा व्हाट इज एटॉमिक नंबर, तो ये यहाँ पे कितना होगा 11। ओके, तो यहाँ पे होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन, किससे मिलेगा जेड के थ्रू, कितना रहेगा 11। किसने अगर पूछा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो भी क्या रहेगा जेड के बराबर 11 रहेगा। किसने अगर पूछा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, कैसे निकालेंगे, दैट इज 23 माइनस 11, ये कितना आएगा, दैट इज 12। सेम चीज यहाँ पे भी, इधर ये क्या रहेगा, दैट इज एटॉमिक मास रहेगा ए, और ये यहाँ पे क्या रहने वाला है, एटॉमिक नंबर क्या रहेगा जेड। एटॉमिक मास जो है ये कितना, दैट इज 24। एटॉमिक नंबर जो है ये यहाँ पे कितना होगा 12। किसने अगर आपको पूछा नंबर ऑफ प्रोटॉन, किसके बराबर रहेगा जेड के बराबर, कितना होगा 12। किसने अगर पूछा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसके बराबर रहेगा जेड के बराबर, क्या रहेगा 12। किसने अगर पूछा आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, क्या करोगे आप, 24 में से 12 को सब्ट्रैक्ट करो, दैट इज ए माइनस जेड करो, आपको यहाँ पे कितना मिलेगा 12। जैसे लास्ट वाला जरा खुद से ट्राई करने की कोशिश करो। यहाँ पे एटॉमिक नंबर कितना होगा 16, सॉरी एटॉमिक मास नंबर 16 होगा, एटॉमिक नंबर कितना होगा 8, ये मास है, ये एटॉमिक नंबर। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है पूछा है, किससे मिलेगा जेड से, रहेगा 8। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा है, किसके थ्रू मिलेगा जेड से, यहाँ पे होगा 8। नंबर ऑफ क्या बोला गया न्यूट्रॉन, कैसे करेंगे 16 माइनस 8, और ये कितना होगा, दैट इज 8 होगा। आई होप ये पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर है। अब जाते आगे। इसी के साथ हम लोग क्या करते हैं, ये जो फर्स्ट पार्ट है हम लोग का चैप्टर का, ये क्या करते हैं हम लोग कंप्लीट करते हैं। जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड कौन सा, दैट इज जो रेडियो एक्टिविटी आइसोटोप्स वाला पार्ट है, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। तो इतना पार्ट जरा प्रॉपरली करके रख देना, इससे आपका अच्छे से कंसेप्ट क्या होगा, क्लियर ऑफ हो जाएगा। आगे का पार्ट जो है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, स्पेसिफिकली आपके 9th 10th 11th एंड 12th के कंपैरिजन में। तो वो पार्ट के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक सेपरेट वीडियो में सब कंसेप्ट्स को मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। थैंक यू।